नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो रखा था उसमें मैंने बताया था कि हम एक नई प्रथा चालू कर रहे हैं जिसमें ज्योतिष पे चर्चा नाम दिया गया है। जिनको ज्योतिष सीखना है उनके मन में जो प्रश्न आते हैं, और वैसे भी कई लोग आते हैं जिनके मन में अनेक प्रश्न आते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक अनुरोध है कि अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये चीज़ ऐसी है कि लोगों में बहुत सारी मिथ्स या यूँ कहो गलत फहमियाँ फैल गई है। ज्योतिष अक्सर इससे डरा कर पैसे ऐंठने की भी कोशिश करते हैं, तो इसकी सही जानकारी लोगों को हो, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूँ हमारा ये प्रयास सफल होगा। तो पूछिए आप। नमस्ते सर। पिछली बार जो प्रश्न पूछा था उसमें एक मेरा जो प्रश्न था वो था मंगल दोष के रिगार्डिंग, कि मंगल दोष को हमें कितना महत्व देना चाहिए। और उसमें एक जो मुझे याद है जब मैं सीख रहा था कि उसमें बताया गया था कि एक शब्द यूज हुआ है मृत्यु। अगर मंगल दोष व्यक्ति जिसको मंगल दोष नहीं है उससे अगर शादी करेगा तो मृत्यु होगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, इसीलिए लोग डरते हैं। हाँ, तो इसको हमें कितना महत्व देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मंगल दोष का डर तो होना ही नहीं चाहिए। अब जो मृत्यु का सवाल आपने कहा है कि मंगल दोष में मृत्यु होता है अगर एक व्यक्ति को मंगल है और सामने वाली व्यक्ति को मंगल नहीं है तो, पर एक श्लोक दिया गया है शास्त्रों में जिसमें मृत्यु के 8 प्रकार बताए गए हैं। और 8 प्रकार में मैं यहाँ ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा क्योंकि मैंने पहले वीडियो रखा है, उसका मैं रेफरेंस दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं सोल्व हो जाएंगे। तो उसमें भय से शुरू होता है और आखिर में लांछन आता है, 8वां शब्द। परंतु 7वां शब्द जो आता है वो मृत्यु का आता है। अब सवाल तो ये आता है कि 7वां शब्द मृत्यु का है और 8वां शब्द लांछन का है, ऐसा क्यों? क्योंकि मृत्यु तो लास्ट होनी है ना। हाँ। पर ऐसा शास्त्रों में नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर मृत्यु आई आपको, एक बार आप मर जाओगे, खेल खत्म, फिनिश। सही है। फिर कोई कुछ नहीं हो सकता, कुछ बोलेगा नहीं, आपको कुछ कहने भी नहीं आएगा। पर अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घड़ी है जो लांछन रूप है, आपके ऊपर एक धब्बा लगता है, काला धब्बा लगता है, या आपकी बदनामी होती है, तो क्या होगा? हर दिन आप सुबह में उठोगे, जैसे ही बाहर के व्यक्तियों को मिलेंगे वो आपके ऊपर उंगली उठाएगा और वही बात चालू रहेगी। यानी हर दिन आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु से ये स्थिति ज़्यादा खराब है। सही है। तो सबसे पहले ये समझे कि ये मृत्यु नहीं है, लेकिन मृत्यु के अनुरूप कई प्रकार है जो 8 शब्दों में दिए गए शास्त्रों में। अब भय इतना कोई खास है नहीं कि जिससे आदमी को कुछ हो जाए, तो ये डरना नहीं चाहिए। और बहुत सारे ज्योतिषियों ने डरा दिया है, इसमें लोगों में भय फैला दिया है। और ऐसा है कि जिसकी संतान की कुंडली में मांगलिक लिखा हुआ आता है उसको तो वहीं से डर शुरू हो जाता है। अच्छा। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मंगल दोष कब गिना जाता है। किसी भी कुंडली में पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में अगर मंगल है स्थित तो वह कुंडली मांगलिक गिनी जाती है। हाँ। और 12 में से 5 स्थान में मंगल होता है तो मांगलिक होते हैं लोग। यानी कि अगर परसेंटेज में हम निकालें तो कम से कम 42-43% लोग मांगलिक ही होते हैं। क्योंकि इतनी छोटी बात नहीं है, इतना छोटा परसेंटेज नहीं है, तो आपको सामने मांगलिक मिलना कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आसान बात है। बराबर। अब
साउथ इंडिया के ज्योतिष को मैं गिनूँ इसमें, क्योंकि वो ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ते हैं, मानते हैं, तो उन्होंने दूसरे स्थान को भी मंगल दोष में गिना है। अच्छा, यानी कि 12 में से कुल 6 स्थान हो गए, 50%। तो 50%, 50% तो मांगलिक ही होते हैं। शास्त्रों में एक और प्रावधान है कि किसी की भी कुंडली में अगर मंगल है दोष युक्त स्थानों में, जो मैंने अभी बताए, उसके सामने वाले की कुंडली में अगर शनि का या राहु का उचित स्थान है उससे अनुरूप, तो मंगल दोष के लिए वह चलता है। यानी एक पर्याय दिया है कि मंगल दोष के सामने ये मंगल दोष का परिहार करता है। अच्छा, यानी कि फिर मंगल दोष नहीं रहता। अब ये कुंडलियाँ भी अगर हम सामने लाए तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। परंतु देखने की बात यह है कि आजकल बहुत सारे ज्योतिष ऐसे भी निकले हैं कि वो मंगल दोष तो बाजू पर रहा, पर अपने क्लाइंट को डराते हैं, अरे यस कुंडली में तो राहु दोष है, इस कुंडली में शनि दोष है। अरे भाई, आपको अगर मलेरिया हुआ है तो आपको क्विनाइन लेनी है, क्विनाइन है इसलिए मलेरिया होगा, ऐसे थोड़ी है। अच्छा, तो ये सारी बातें उल्टी सुल्टी फैला दी है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। लोगों को ये जानना चाहिए। और मेरा एक वीडियो रखा है, इसमें बहुत सारी क्लियर बातें मैंने बताई है वो श्लोक के साथ में, तो मेरा अनुरोध है आप पहले वो वीडियो देखें। ठीक। और उसमें अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे अवश्य पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल में भी जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी मैं एक आई बटन देने वाला हूँ, ताकि लोग वह वीडियो देख सकें। ठीक। तो जो आपका प्रश्न था मंगल दोष से घबराने का, या मंगल दोष से बाधा उत्पन्न होने का, या मंगल दोष से वैवाहिक जीवन खराब होने का, वो प्रश्न रहता ही नहीं। एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो लिखा था शास्त्रों में है मंगल दोष, नहीं है ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन उस समय हजारों वर्ष पहले परिस्थिति अलग थी, आज परिस्थिति अलग है। और मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि जो ये मांगलिक है या मांगल दोष है वह सिर्फ बेडरूम लाइफ तक सीमित है, यानी सेक्स लाइफ तक। अब उस जमाने में सेक्स का एस भी आप बोल नहीं सकते थे। हाँ। आजकल तो खुलेआम चलता है। इसके लिए आप चर्चा विचारणा कर सकते हैं, सामने वाले से बातचीत कर सकते हैं। और शायद ज़माना तो यहाँ तक पहुँच गया है कि अब शादी के बाद ही सेक्स मानना है, इसके सामने भी एक विचारधारा शुरू हो गई है। तो मेरे हिसाब से अब जो समय है और समय आएगा उसमें मंगल दोष तो बेचारा काम ही नहीं करेगा। अच्छा, प्रैक्टिकली। अब दूसरा जो सवाल है, गुण से जो पत्रिका मिलाई जाती है वो। हाँ। गुण में 8 प्रकार के विभाग है, अष्टकूट गुण कहते हैं उसको। और उसके लिए भी मैंने एक और वीडियो रखा है। मेरा अनुरोध है कि वह वीडियो भी आप देखें। अच्छा। उसमें मैंने पूरे तरीके से समझा है कि गुण है क्या और उसको कैसे देखा जाता है। ठीक है। वापिस मैं वही आऊँगा कि पहले के ज़माने में ये चीज़ सही थी जो शास्त्र में दिया था, क्योंकि उस समय लड़का या लड़की किसी को पूछा नहीं जाता था। बुजुर्ग लोग, वडील लोग उनकी शादी करा देते बिना पूछे। हाँ। अब जब उनकी शादी बिना पूछे करा देते थे तो हो सकता है कि उनके अपने जीवन में, क्योंकि पहले से वो स्वभाव से अवगत नहीं थे, उनकी जो अच्छी बुरी बातें उनसे अवगत नहीं थे, तो बाद में ये बातें जब सामने आती है दोनों के, तो वैवाहिक जीवन बिगड़ने की संभावना थी। अच्छा। और दूसरा भी था कि उस टाइम पे बड़ों का, बुजुर्गों का एक प्रभाव होता था जिसके सामने आप कुछ नहीं बोल सकते थे। आज जमाना उल्टा हो गया है। आज के नौयुवान बड़ों को चुप करा देते हैं, तो अब ये सवाल भी नहीं आता। और बाकी जब लड़का लड़की दोनों मिलते हैं शादी से पहले, यानी जब प्रपोजल आती है फाइनल होने से पहले एक मीटिंग होती है, परिचय होता है, तो उसमें भी बहुत सारी बातें क्लियर कर सकते हैं। हाँ, मतलब क्या अगर, पसंद, हाँ, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनका सही है, हाँ, तो गुण मिलाप है, ऐसा हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। और जो सारी बातें हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या अपनी आदतें है, क्या आदतें नहीं है, उसकी अगर चर्चा ये दोनों कर ले और पहले से तय कर ले, तो फिर उस गुण का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके। एक और बात इसमें क्लियर करना चाहता हूँ
कि जो गुण मिलाने का जो चैप्टर था ग्रंथों में, उसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट थी कि हर समय में, हर परिस्थिति में वधु यानी कि युवती को ही नीचे लेना था, सरेंडर होना था, वर के वश में रहना था, उसके आदेश का पालन करना था। यानी कहते हैं ना, वो पुराने जमाने की है, पति यानी परमेश्वर। आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बराबर है, सही है, सही है। ऐसा कोई नहीं मानता कि पति परमेश्वर है। सब स्वतंत्र हो गए हैं। हाँ। इक्वालिटी का जमाना आ गया Gender है, equality। लड़के लड़की में कोई भेद नहीं है। तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता गुण मिलाने का। और एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं गुण मिलाने की, अष्टकूट गुण में एक वश्य करके एक फैक्टर है। ओके। वश्य यानी कौन किसी के वश में रहता है। अच्छा। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर पति के वश में पत्नी आ सकती है तो गुण अच्छे मिलते हैं, और पत्नी के वश में अगर पति रहने वाला है तो गुण अच्छे नहीं मिलते। ओके। अब मुझे बताइए, इस जमाने में ऐसा कौन करता है? करता है कोई? कोई नहीं करता, कोई किसी के वश में रहता ही नहीं है। तो आज के ज़माने में इसका प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है, ना मंगल का ना गुण का। लेकिन हाँ, जो कुंडली जब मिलाते हैं तब खास ज्योतिषियों को ध्यान देना चाहिए कि इनके जीवन में अगर लग्न होता है, विवाह होता है, तो आने वाले जीवन में क्या क्या घटनाएं बनने की संभावना है, कौन सी परिस्थिति आने की संभावना है। तो ये संभावनाओं के हिसाब से कुंडलियाँ मिलानी चाहिए, नहीं कि मंगल दोष या गुण मिलन से। तो हम इसको देखें या ना देखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी जितनी प्रैक्टिकल लाइफ मैंने एस्ट्रोलॉजी में की है, उसमें मैंने 8, 12, 16 गुण में भी हाँ बोल दिया है, और अच्छी शादियाँ अभी भी चल रही है। और मंगल दोष का तो जैसे मैंने कहा कि एक को मंगल दोष एक के नहीं है, और शायद आप मानेंगे नहीं, एक कुंडली मेरे पास आई थी दोनों की, मतलब युवक की युवती की, एक को मंगल था एक को मंगल नहीं था, और इनका अफेयर चल रहा था। बाद में लड़की ने पूछा, सर हम भाग जाए तो क्या होगा? मैंने बोला अच्छा है, आप भाग जाओ, अगर अच्छा। आपके माँ बाप नहीं मानते तो भाग जाओ। उसके बाद में वो तो फीडबैक मिला है मुझे, आज परिस्थिति बहुत अच्छी है, माँ बाप ने भी स्वीकार किया है, शादी अच्छी चल रही है, संतान भी अच्छे हैं। तो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें आज के जीवन में कोई काम की नहीं मतलब है। कंक्लूजन ऐसा है कि अगर कोई लग्न जीवन डिवोर्स तक पहुंच रहा है तो इसमें ना मंगल दोष को महत्व दे सकते हैं ना कुंडली मिलान को। दोष उनकी कुंडलियों पे अलग कोई दूसरे कारण से हो सकता है। बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि मंगल दोष से या गुण मिलन से ये नहीं होता है, लेकिन उसकी अपनी कुंडली में जो दोष है, ओके। जो सप्तम स्थान है वो बिगड़ा हुआ है, सप्तम स्थान का स्वामी बिगड़ा हुआ है, या ऐसे कोई दो ग्रह की युति है जो लग्न जीवन में बाधाएं पैदा करती है, उसको पहले ध्यान में लेना चाहिए। और इसके लिए भी जो वीडियो रखा है वो भी शायद आप देख सकते हैं कि अच्छा। कई योग ऐसे मैंने बताया है कि जो आपका वैवाहिक जीवन बिगाड़ सकते हैं, उसको अवश्य ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं ज़रूर देखूंगा। तो लगता है मुझे कि आप दोनों वीडियो भी देखें, हाँ। और जो मैंने कहा उसके ऊपर भी ध्यान दें, तो शायद किसी का भी वैवाहिक जीवन बिगड़ने की संभावना नहीं होगी। यानी आपके पास, अगर आप ज्योतिष की प्रैक्टिस करेंगे बाद में, तो आपके पास जो भी कुंडलियाँ आएंगी उसमें ये ध्यान देकर देखें, और हो सकता है कि एक बिना वजह से मंगल दोष के कारण या गुण के कारण कोई अच्छी जोड़ी बनते बनते बिगड़ जाए। अच्छा, तो ध्यान देना चाहिए। और ये हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरे खुद की प्रैक्टिस में बहुत सारी जोड़ियाँ बनाई है जो शायद आम ज्योतिष नहीं बनाते, अच्छा। और सारी की सारी शादियाँ अच्छी तरह से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो जमाने के हिसाब से हमें शास्त्रों में दिए गए सिद्धांतों को थोड़ा सा डाइवर्ट करना ज़रूरी है। शास्त्रों के सिद्धांत गलत नहीं है, शास्त्र गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वह समय, आज का समय, लोगों का ज्ञान, एजुकेशन, ये सारी बातें सोच समझ कर ही सिद्धांतों को डाइवर्ट करके उसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए।
ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब आप ज्योतिष सीखोगे तो ये ध्यान में रखना। ओके सर, थैंक यू। तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं। जब अगली बार मिलेंगे तो कोई नया टॉपिक होगा, उसके ऊपर ज्योतिषीय चर्चा करेंगे और चर्चा से ही आप धीरे धीरे ज्योतिषीय बातें सीखेंगे। ज्योतिष में जो मिथ्स फैले हुए हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, उसको भी आप समझेंगे और किसी का जीवन न बिगड़े इसके कारण इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज्योतिष या ज्योतिष सीखने वालों के नहीं है, परंतु हर एक के घर में संतान होती है, शादियाँ होती है, तो उनको भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने सबसे पहले आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।